कभी कभी जिंदगी में हम सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें पूरी जिंदगी भर रहता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जरा सोचिए, आप एक नए शहर में काम करने जाते हैं। सस्ता कमरा मिलता है, आप बिना कुछ पूछे वहां रहने चले जाते हैं। पहली रात तो सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन दूसरी ही रात आपको एहसास होने लगता है कि उस कमरे में आप 4 लोग नहीं, बल्कि 5 लोग हैं। और सबसे डरावनी बात, पांचवा इंसान इंसान नहीं है। यह कहानी है जून 2025 की। यह घटना है जीत और उसके 3 दोस्तों सौम्य, विशाल और हिमांशु के साथ गाजियाबाद में हुई थी। उस समय गर्मियों का मौसम चल रहा था। जीत और उसके 2 दोस्त सौम्य और विशाल काम की तलाश में गाजियाबाद आए हुए थे। एक प्राइवेट कंपनी से उनकी बात हुई थी। कंपनी वाले ने कहा था कि आप लोग पहले आकर मिल लो और अगर काम पसंद आए तो अगले दिन से काम शुरू कर देना। अब वहां पर सबसे बड़ी समस्या थी कि रहा कहाँ जाए। तभी सौम्य ने कहा कि यार, मेरा एक जानने वाला है और उसका नाम हिमांशु है। वह 2-3 दिन पहले ही गाजियाबाद आया है। उसने कमरा लिया हुआ है। चाहो तो हम कुछ दिन वहां पे रुक सकते हैं। अब तीनों दोस्तों को यह बात ठीक लगी। कुछ देर के बाद वे उस कमरे तक पहुंच गए। कमरा एक पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर था। बिल्डिंग के सामने एक हाईवे गुजरता था। पीछे एक बड़ा सा खाली मैदान था जिसमें झाड़ियां उगी हुई थी। आसपास कुछ घर भी थे, लेकिन वहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे। पहली नजर में कमरा पूरी तरह से बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही जीत ने कमरे के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। जैसे अचानक उसका मन कह रहा हो कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पूरी रात बस में सफर किया था, उसे लगा शायद थकान की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। उसने अपना बैग नीचे रखा और बाथरूम की तरफ चला गया। जब वो वापस आया तो उसकी नजर कमरे की खिड़की पर गई। वहां पर हिमांशु बैठा था और वह खिड़की के बाहर देख रहा था। अब अजीब बात यह थी कि वह बिल्कुल चुपचाप था। जीत उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला कि क्या देख रहे हो भाई। हिमांशु एकदम से चौंक गया। उसने पहले जीत की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला कि कुछ नहीं, और वापस बाहर देखने लगा। जीत को उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोनों की अभी अभी मुलाकात हुई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद सभी ने खाना खाया और जीत बिस्तर पर लेट गया। थकान इतनी ज्यादा थी कि जीत को तुरंत नींद आ गई, और जब उसकी आंख खुली तो शाम के 7 बज चुके थे। कमरे में हल्का सा अंधेरा था। उसने इधर उठकर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। उसने तुरंत सौम्य को फोन लगाया। उधर से आवाज आई कि भाई, हम लोग कंपनी आए हुए हैं, निकल रहे हैं, बस 20 मिनट में ही वापस घर पे आ जाएंगे। जीत ने फोन रख दिया। उसे भूख लगी थी, लेकिन कमरे में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह वापस बिस्तर पर बैठ गया और अपना मोबाइल चलाने लगा। करीब 5 मिनट बीते होंगे कि उसे बाथरूम की तरफ से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर पानी चला रहा हो। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि शायद हिमांशु बाथरूम में होगा। उसने बिना उठे आवाज लगाई कि हिमांशु भाई, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर आवाज लगाई। इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज पानी के गिरने की अभी भी आ रही थी। अब जीत ने मोबाइल नीचे रखा। वह उठकर धीरे धीरे बाथरूम से दरवाजे की तरफ गया। उसने फिर पूछा कि भाई, अंदर हो क्या? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। जीत ने अंदर देखा और उसका दिल एक पल के लिए एकदम पूरी तरह से रुक गया। बाथरूम बिल्कुल खाली था, अंदर कोई नहीं था। लेकिन अभी कुछ सेकंड पहले तक आवाज साफ साफ आ रही थी। वो वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह आवाज आई कहां से थी। और तभी बाहर से हंसी मजाक की आवाज सुनाई दी। सौम्य, विशाल और हिमांशु वापस आ चुके थे। उन्हें देखकर जीत ने राहत की सांस ली। अब तक जीत को सिर्फ इतना ही लगा था कि शायद उसने थकान की वजह से कुछ गलत सुन लिया होगा। अब रात के करीब 10 बज चुके थे। चारों दोस्त खाना खाकर वापस कमरे में लौट आए थे। कमरे के अंदर बहुत गर्मी थी। एक छोटा सा पंखा चल रहा था, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। विशाल ने अपने टी शर्ट से हवा करते हुए कहा कि भाई, आज तो कमरे में सोना बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। सौम्य ने तुरंत जवाब दिया कि ऊपर छत खाली पड़ी है, वहीं चलते हैं, कम से कम हवा तो मिलेगी। अब यह बात सबको ठीक लगी। कुछ मिनट के बाद चारों दोस्त चादर और तकिया लेकर छत के ऊपर पहुंच गए।
अब वहां का छत काफी बड़ा था। एक कोने में एक बड़ी काली पानी की टंकी रखी हुई थी और बाकी पूरी छत खाली थी। चारों ने टंकी से थोड़ी दूर अपनी चादर बिछा ली। शुरुआत में माहौल बिल्कुल सामान्य था। चारों दोस्त बातें कर रहे थे। कभी नौकरी की बातें, कभी घर की बातें, कभी स्कूल के दिनों के किस्से। बातों बातों में कब रात के 1 बज गए किसी को पता ही नहीं चला। अब विशाल और हिमांशु को नींद आने लगी थी। दोनों अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन जीत और सौम्य अभी भी मोबाइल चला रहे थे। तभी सौम्य की नजर अचानक पानी की टंकी की तरफ गई। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी आंखों को कोई धोखा है, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ से मोबाइल लगभग छूट गया, क्योंकि टंकी के पीछे कोई खड़ा था। एक सफेद साया जो बिल्कुल हिले बिना खड़ा था। सौम्य कुछ सेकंड तक तो उसे देखता रहा। फिर उसने जल्दी से जीत का हाथ पकड़ते हुए कहा कि भाई। उसकी आवाज पूरी तरह से कांप रही थी। जीत ने मोबाइल से नजर हटाई और पूछा कि क्या हुआ। सौम्य ने उंगली से टंकी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उधर देख, उस टंकी के पीछे कोई खड़ा है। जीत ने टंकी की तरफ देखा कुछ सेकंड तक और फिर बोला कि वहां तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे। सौम्य ने हैरानी भरी नजरों से कहा कि अरे भाई, अभी यही था, सफेद कपड़ों में। जीत उठकर टंकी की तरफ चला गया। उसने टंकी के पीछे देखा, आसपास देखा, पूरी टंकी का चक्कर लगाया और फिर उसने पूरी छत को भी देख लिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह वापस आया और हंसते हुए बोला कि तुझे कोई वहम हुआ है, नई जगह है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। सौम्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसने कुछ देखा जरूर है। धीरे धीरे दोनों भी लेट गए। करीब 1.5 घंटे के बाद रात के 2:30 बज रहे थे। तीनों दोस्त गहरी नींद में थे, लेकिन जीत को देर से सोने की आदत थी। उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपने एक दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। बात करते करते वह उठकर छत के किनारे चला गया। वहां से नीचे हाईवे पूरी तरह से एकदम साफ दिखाई दे रहा था। इस समय सड़क लगभग पूरी तरह से खाली रहती थी। कभी कभार कोई गाड़ी ही गुजरती थी और तभी उसकी नजर सड़क पर चल रही एक औरत पर पड़ी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, उसके बाल खुले हुए थे। वह बहुत धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। पहले तो जीत ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक वह औरत चलना बंद कर देती है। फिर धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाती है और सीधे जीत की तरफ देखने लगती है। जीत की बात करते करते आवाज रुक गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे वह औरत उसे ही देख रही है, और अगले ही पल उसने देखा कि उस औरत की आंखें हल्की हल्की चमक रही हैं, बिल्कुल अंधेरे में जानवरों की आंखों की तरह। यह देखकर उसके पूरी शरीर में सिरहन दौड़ गई। तभी नीचे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई, एकदम जोर से धड़ाम करके। जीत एक पल के लिए पीछे मुड़ा, शायद सौम्य नीचे बाथरूम गया होगा, लेकिन जब उसने दोबारा सड़क की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। अभी कुछ सेकंड पहले जो औरत वहां पर खड़ी थी, वह पूरी तरह से वहां से गायब हो चुकी थी, जैसे कि वो वहां पे थी ही नहीं। जीत अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि अचानक नीचे से एक जोरदार से चीख सुनाई दी। यह सौम्य की आवाज थी। जीत के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। वह पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। उसके पीछे विशाल और हिमांशु भी जग चुके थे। वे भी दौड़ते हुए तीनों नीचे पहुंचे, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले की जमीन पूरी तरह से खिसक गई। बाथरूम के बाहर सौम्य बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। चेहरे का रंग एकदम उड़ चुका था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। विशाल उसके पास बैठा। उसने पूछा कि क्या हुआ भाई, लेकिन सौम्य कुछ भी बोल नहीं रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसे बहुत पसीने हो रहे थे। जीत उसे पकड़कर कमरे के अंदर ले गया। उसने पानी पिलाया और करीब 2 मिनट के बाद उसकी हालत थोड़ी सामान्य हुई। तब जीत ने पूछा कि अब बता, तेरे साथ क्या हुआ था, तूने क्यों चीख मारी। सौम्य ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया कि मैं नीचे बाथरूम करने गया था। सीढ़ियों से उतरते वक्त मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन मैंने सोचा शायद मैं बेकार में डर रहा हूं। मैं बाथरूम के अंदर गया और अपना दरवाजा बंद कर लिया। तभी वह कुछ सेकंड के लिए एकदम चुप हो गया। उसके चेहरे पर फिर डर दिखाई देने लगा। जीत ने पूछा कि तभी क्या हुआ, आखिरकार तू बोलते हुए रुक क्यों गया। सौम्य बोला कि मुझे लगा कि बाथरूम के बाहर कोई खड़ा है और एकदम दरवाजे के पास में। फिर मुझे दरवाजे पर किसी के खरोंचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपने नाखूनों से दरवाजे को रगड़ रहा हो। मैंने पूछा कि कौन हो, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। कमरे में बैठे बाकी तीनों दोस्त चुपचाप उसकी बात को सुन रहे थे। सौम्य ने आगे कहा कि मैंने सोचा कि शायद जीत मेरे साथ मजाक कर रहा हो, क्योंकि वही जाग रहा था सिर्फ।
फिर मैंने जोर से कहा कि भाई मजाक मत कर, लेकिन उधर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया और तभी मेरी नजर दरवाजे की जाली पर गई। वहां पर किसी का हाथ था। अब यह सुनते हुए कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सौम्य की आवाज अब पूरी तरह से कांप रही थी। उसने कहा कि वो हाथ काले रंग का था, उसकी उंगलियां एकदम सड़ी हुई थी और वो उंगलियां जाली को पकड़ कर खड़ी थी। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है और अगले ही सेकंड वो हाथ गायब हो गया। इतना कहकर सौम्य चुप हो गया। सौम्य ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, कमरे के अंदर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। चारों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी जो सौम्य ने बताया उस बात पर हम यकीन करें कि नहीं। तभी धम्म से एक आवाज आई, ऊपर छत से किसी भारी चीज के गिरने की। चारों एकदम से चौंक गए। आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लोहे की कोई बड़ी चीज को छत पर फेंक दिया हो। अभी वो उस आवाज के बारे में सोच ही रहे थे कि 2-3 सेकंड के बाद एक और आवाज आने लगी, घर घर करते हुए, जैसे कोई भारी चीज को छत के ऊपर घसीट रहा हो। अब कमरे के अंदर बैठे चारों लड़के एकदम चुप हो गए। जीत ने धीरे से ऊपर देखा और फिर बोला कि हम चारों तो नीचे हैं, तो फिर ऊपर कौन है? इस बार किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी हिमांशु ने धीरे से कहा कि मुझे मुझे लग रहा था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। जीत ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसने कहा, क्या मतलब? हिमांशु ने गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में कहा कि जब मैं यहाँ पहली रात रुका था, तब भी मुझे ऊपर किसी के चलने की आवाज आई थी। कई बार लगा कि कमरे के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन जब भी मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। सौम्य ने घबरा कर पूछा, तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हिमांशु ने सिर झुकाते हुए कहा कि मुझे लगा कि मैं शायद यात्रा करके थक चुका हूं, मेरा ये वहम होगा, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अभी उनकी बात चली रही थी कि ऊपर से ठक ठक की आवाज आने लगी। इस बार आवाज कमरे के ऊपर से आई थी, जैसे कोई छत पर ही चल रहा हो, धीरे धीरे अपने पैर को पटकते हुए। अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि ऊपर जाकर देख सके कि आखिरकार ये आवाज किसकी आ रही है। जीत ने तुरंत उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर चारों कमरे के एक कोने में आकर बैठ गए। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज आ रही थी, बाकी सब बिल्कुल शांत था। करीब 10 मिनट ऐसे ही बीत गए। तभी जीत की नजर अचानक खिड़की की तरफ गई। उसे लगा कि अभी अभी खिड़की के पास कोई खड़ा था, एक साया, बस एक सेकंड के लिए। जीत ने घबरा कर कहा कि यार, अभी मुझे खिड़की के पास कोई दिखाई दिया। विशाल ने तुरंत कहा कि पागल हो गया है क्या? हम तीसरी मंजिल पर हैं और खिड़की के बाहर कोई कैसे खड़ा हो सकता है? जीत कुछ बोल पाता, उससे पहले ही वह ठक ठक की आवाज वापस आने लगी। खिड़की के शीशे पर किसी ने 3 बार नॉक किया था। चारों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। सभी की नजर खिड़की पर थी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। और अगले ही पल खिड़की के बाहर से एक औरत की बहुत धीमी सी हंसी सुनाई दी, जैसे वह बांस में एकदम फटी हुई आवाज से हंस रही हो। उस हंसी ने चारों के शरीर से जैसे जान ही निकाल दी हो। अब उन्हें समझ में आ गया था कि कमरे के बाहर पक्का कोई है, लेकिन वह क्या है यह किसी को नहीं पता था। तभी ऊपर छत से फिर से चलने की आवाज आने लगी। सौम्य डर के मारे जीत के बिल्कुल पास में आकर बैठ गया। वह कांपती आवाज में बोला कि भाई ये सब क्या हो रहा है? लेकिन इस बार जीत के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ सेकंड के बाद उसने कहा कि यार, कुछ भगवान का नाम लो, हनुमान चालीसा ही लगा दो फोन में। सबको उसकी बात एकदम सही लगी। सौम्य ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और हनुमान चालीसा चला दी। जैसे ही कमरे में हनुमान चालीसा गूंजने लगी, ऊपर चलने की आवाज बंद हो गई। खिड़की के बाहर की हंसी भी बंद हो गई। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। अब चारों को जैसे थोड़ी सी राहत मिल गई। लेकिन तभी जीत की नजर विशाल पर पड़ी। विशाल का सिर नीचे झुका हुआ था। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें एकदम तेज चल रही थी। उसने विशाल के कंधे पर हाथ रखकर पूछा कि क्या हुआ भाई? लेकिन विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सिर अब भी नीचे झुका हुआ था। और फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसे देखते ही तीनों लड़कों के शरीर में पूरी तरह से सिरहन दौड़ गई। विशाल की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, जैसे वहां पे आंख नहीं, सिर्फ एक कोई लाल कलर की चीज है। उसके चेहरे का भाव भी पूरी तरह से बदल गया था, जैसे सामने बैठा इंसान विशाल नहीं बल्कि कोई और। कुछ सेकंड तक वो बिना पलक झपकाए तीनों को देखता रहा, एकदम लाल आंखों से। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि बंद कर। तीनों एक दूसरे को देखने लगे।
जीत ने पूछा कि क्या बंद करूं? इस बार विशाल ने थोड़ी ऐसी अपनी गर्दन को टेढ़ी करते हुए कहा कि इसको बंद कर जिसकी आवाज चल रही है। इसकी आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विशाल की आवाज अब बिल्कुल अजीब लग रही थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। सौम्य डर चुका था यह सब सुनकर, लेकिन उसने हनुमान चालीसा बंद नहीं की। तभी विशाल अचानक जोर से चिल्लाया कि इसे बंद कर। उसकी चीख इतनी तेज थी कि तीनों लड़के पीछे हट गए, लेकिन सौम्य फिर भी बोला कि नहीं बंद करूंगा। और अगले ही पल विशाल खड़ा हो गया। उसने अपने पास में रखा लोहे का पलंग एक हाथ से पकड़कर खिसका दिया और फिर उसे जोर से उठाकर अपने हाथों में घुमाने लगा। यह देखकर तीनों की आंखें पूरी तरह से फटी रह गई, क्योंकि इतनी ताकत तो समान इंसान में तो हो ही नहीं सकती। विशाल फिर चिल्लाया कि बंद कर वरना सबको मार दूंगा, ये खाट को फेंक कर उनके ऊपर। उसी समय कमरे के अंदर पायल की आवाज भी गूंजने लगी, छन छन करती हुई, जैसे कोई औरत धीरे धीरे कमरे के अंदर चल रही हो। अब डर अपनी आखिरी हद पार कर चुका था। अब तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और अगले ही पल तीनों कमरे से बाहर भाग गए। उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर सिर्फ विशाल अकेला था। और अब अंदर से लगातार सामान फेंकने की आवाज आ रही थी। कभी दरवाजे पर जोर से कोई मारता, कभी कुछ टूटने की आवाज आती, लेकिन तीनों ने दरवाजा नहीं खोला। पूरी रात वे बाहर बैठे रहे। करीब आधे घंटे के बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। अब अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी तीनों दोस्तों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजा जाकर खोले। इसी दौरान हिमांशु ने उन्हें वह बात बताई जो उसने अब तक छिपा रखी थी। उसने बताया कि नीचे चाय वाले अंकल ने उसे पहले ही कहा था कि रात के बाद छत पर मत जाना, और आसपास के लोगों से उसे यह बात पता चली थी कि कई साल पहले इस जगह एक लड़की की मौत हुई थी। वह हमेशा लाल साड़ी पहनती थी। उसकी मौत के बाद से लोगों ने उसे कई बार हाईवे पर देखा था, कभी छत पर देखा था, कभी इस बिल्डिंग के आसपास। हिमांशु की बात सुनकर जीत के तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने भी रात में हाईवे पर लाल साड़ी वाली औरत को देखा था। किसी तरह सुबह हुई और सूरज निकलते ही उन्होंने हिम्मत करके अपना दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर तीनों दोस्तों के तो होश पूरी तरह से उड़ गए। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, सामान इधर-उधर फैला हुआ था और कमरे के कोने में विशाल एकदम बेहोश पड़ा था। उन्होंने उसे उठाया, पानी पिलाया और कुछ देर के बाद जब उसे होश आया, तो उसे उस रात की कोई बात याद ही नहीं थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसने एक अंधेरी जगह पर खुद को खड़ा पाया था और उसके पीछे एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसके लंबे बाल थे और उसे देखकर वह लगातार हंस रही थी। बस इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। इतना सुनना था कि चारों दोस्तों ने अब फैसला कर लिया था कि वो उस कमरे में अब 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। सभी दोस्तों ने अपना सामान उठाया और उस कमरे से वह निकल के चले गए। तो दोस्तों, यह थी गाजियाबाद के उस पुराने कमरे की कहानी। एक ऐसी रात की कहानी जिसे जीत और उसके दोस्त शायद जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। आज भी जब वे चारों मिलते हैं तो उस रात का जिक्र जरूर करते हैं, और हर बार उनकी बातचीत एक ही सवाल पर आकर रुक जाती है कि आखिर वह लाल साड़ी वाली औरत थी कौन? क्या वह सच में उस जमीन से जुड़ी हुई कोई बेचैन आत्मा थी, या फिर उस पुराने मैदान और उस बिल्डिंग के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में आज तक किसी को कोई बात नहीं पता है? इसका जवाब शायद किसी के पास है भी नहीं, लेकिन एक बात तो जरूर है। दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां पहुंचते ही आपको महसूस होने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई और भी है वहां पे जो आपको देख रहा है। और शायद गाजियाबाद की उस पुरानी बिल्डिंग में आज भी देर रात बाद कोई लाल साड़ी पहने हाईवे पर चलता दिखाई देता हो। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी अजीब, डरावनी या समझ से परे घटना हुई है, तो आप कहानी हमें ज़रूर भेजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए।